नेक्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास टॉपिक आता है वो है कि हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की टेक्निक को देखेंगे और ये जो टेक्निक होंगी ये किसकी होंगी? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स लीनियर होगी और होमोजीनियस होगी। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सोल्यूशन लेंगे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन फ़िलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के बारे में है। तो उसको स्टार्ट हम इस तरह करते हैं कि पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी तो तब हम क्या करते थे। मिसाल के तौर पे आपके सामने मैंने ये एक इक्वेशन लिखी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई, और ये वही इक्वेशन है जो जिसका सोल्यूशन हमने सेपरेबल फॉर्म के अंदर भी किया था। अब इसका सोल्यूशन जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी तो हम कैसे सॉल्व करते थे? हमारे पास दो टेक्निक थी। या तो हम सेपरेबल कर लिया करते थे अगर वो सेपरेबल इक्वेशन है तो, अदरवाइज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, लीनियर तो है ही है, तो लीनियर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते थे। सिंपली मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम करेंगे क्या कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम वाई कर लेंगे। अब मुझे पता है कि ये सेपरेबल है तो y को मैं डी वाई के साथ ले आता हूँ, तो 1/y डी वाई इज इक्वल टू माइनस एम इंटू डी एक्स हो गया। अच्छा, अब अगर ये बात हो गई है तो हमने करना ये है कि दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन ले लेनी है। जब इस तरफ भी इंटीग्रेशन ले ली इस तरफ भी 1/y की इंटीग्रेशन क्या होगी? नेचुरल लॉग ऑफ वाई, और माइनस एम की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स? माइनस एम एक्स प्लस सी, तो आना ही आना है। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। इसको मैं ब्रैकेट में इस वजह से लिखा कि मुझे तो y चाहिए, तो y के लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास क्या हो गया? ई नेचुरल लॉग को ख़त्म कर देगा तो y रह गया, और दूसरी तरफ माइनस एम एक्स प्लस सी। अब इसके बाद क्या होगा? y इज इक्वल टू ई रेज टू पार माइनस एम एक्स इंटू ई रेज टू पार सी, क्योंकि हमें पता है कि अगर बेस सेम हो और पावर ऐड हो रही हो तो वो अलग-अलग जो बेस है उसके बेस के मल्टीप्लिकेशन के पार में चली जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, सी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट कांस्टेंट ही होगी, तो y इज इक्वल टू ई रे पावर सी को मैं एक और कांस्टेंट लिख देता हूँ और वो से c1 है, तो c1 ई रेज टू पार माइनस एम एक्स आ गया। ठीक हो गया। अब ये जो y इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू माइनस एम एक्स है ना, ये एक्चुअली हमारे पास वही सोल्यूशन है जो डायरेक्ट आपके हैंड नोट्स के अंदर ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये किस तरह निकाला? ये हमने सेपरेबल से भी निकाल सकते हैं, निकाला है। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये यानी कि पहले हमने मोटिवेशन के तौर पे ये देखा कि जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो फिर हम इसका सोल्यूशन कैसे लेते थे। लेकिन हमारा अब मेन टास्क क्या है? मेन टास्क हमारा ये है कि हमने फाइंड आउट करना है कि आपके पास जब हायर ऑर्डर आ जाएगी, मोर देन वन ऑर्डर की डेरिवेटिव आएगा, तो फिर हमने उसे कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ये तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने रिविजिट किया था कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो फिर हम इसका सोल्यूशन कैसे लेंगे। अब हम नेक्स्ट जो है वो ऐसा करते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर भी हो और होमोजीनियस भी हो वही हम डिस्कस करते हैं। इन जनरल मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ए वाई डबल प्राइम प्लस बी वाई प्राइम प्लस सी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है?
सेकंड ऑर्डर, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये इन्वॉल्व हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर भी है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 है हर जगह पे। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो है वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, मतलब ये आपके पास ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, इसी तरीके से ये सी कांस्टेंट है। ठीक है, तो करेंगे हम ये कि इसका सॉल्व कर इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। और सॉल्व इस तरह करते हैं कि हम सपोज करते हैं लेट y इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स इज़ द सॉल्यूशन ऑफ, ये पहली वाली इक्वेशन जो है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारे पास ये जो पहली इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन है वो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स है। अगर ये जो y इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स है 1 का सोल्यूशन है, तो ऑब्वियसली इस 1 इक्वेशन को आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिकली सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर y की वैल्यूज़ को मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, यानी आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेगा। तो मैं चले वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्योंकि देखें इस अजम्पशन में और कोई मसला नहीं है। y हमारे पास सोल्यूशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल का सोल्यूशन आना था। x यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में सोल्यूशन आना था। इशू ये है कि इस इक्वेशन में जो हमने सपोजिशन की हुई है, इस सपोजिशन के अंदर हमारे पास ये जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये कहते हैं, क्योंकि y हमारे पास सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का, तो इसका मतलब है कि इसे आइडेंटिकली सेटिस्फाई करेगा। अगर इसे आइडेंटिकल सेटिस्फाई करेगा तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले y का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया y प्राइम इज इक्वल टू, देखें ई पावर एम एक्स है ना, तो ई रेज टू पावर एम एक्स एज इट इज़, और e को छोड़ के एम एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वो m आ गया, उसे मैं पहले लिख रहा हूँ। फिर y का डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ इक्वल टू m स्केयर ई रेज टू पावर एम एक्स। ठीक है, अब ये सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया, इसको इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देते हैं, 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a y डबल प्राइम की जगह पे m स्केयर ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी एम ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस सी ई रेज टू पावर एम एक्स, क्योंकि y की वैल्यू भी हमें गिवन है, गिवन तो नहीं है बल्कि हमने सपोज ही किया है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है। अब देखें इस पूरी की पूरी इक्वेशन में अगर आप नोट करें, क्या चीज़ नोट करने वाली है कि इस सारी की सारी इक्वेशंस के अंदर हमारे पास एक टर्म ऐसी है ई पावर एक्स, ई पावर एम एक्स, ई पावर एम एक्स, ई पावर एम एक्स, जो सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर ये सब में कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, यानी ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू ए प्लस बी ए एम स्केयर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हम भी ये जानते हैं कि हमारे पास अगर दो चीज़ें हैं यहाँ पे, कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, मसलन एक हमारे पास ये वाली एक टर्म है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये वाली एक टर्म है ई रेस्ट पार एम एक्स, और एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। अगर दोनों के दोनों डिफरेंट हैं और दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है, तो या तो फिर ई पार एम एक्स ज़ीरो होगा या ए एम स्केयर प्लस बी एम प्लस सी ज़ीरो होगा। अब मैं ये कहता हूँ कि ई रेज टू पावर एम एक्स जो है ये ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो नेवर एवर बी अ ज़ीरो एट एनी रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज दैट ए एम स्केयर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसका मतलब है कि अब हमने m की वैल्यू जो चाहिए थी वो इस इक्वेशन से हमने फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे फाइंड आउट होगी, हम ये जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो है m इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, m है, तो m इज़ इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। m की वैल्यू 2 आनी है क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल जो फंक्शन है वो उसमें क्या है, 2 वैल्यूज़ है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो इसका मतलब है 2 वैल्यूज़ आएंगी आएंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये 2 वैल्यूज़ किस पे डिपेंड कर रही हैं, ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास जो डिपेंड कर रही हैं वो बेटा आ रही हैं हमारे पास, डिपेंड जो हो रही है वो हो रहा है ये जो हमारे पास बी माइनस 4ac है ना, इस पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को मैं अभी यहाँ पे डिस्क लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इस पे डिपेंड इस वजह से हो रही है कि क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो इनकी मदद से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 3 केसेस बनेंगे।